नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर की क्लास हम लोग कर रहे थे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 100 क्वेश्चंस तक देख लिए थे, उसी के आगे चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका ईमेल, इंटरनेट, www का परिचय, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसकी परीक्षाएँ संभवतः आयोग के द्वारा दिसंबर से निर्धारित की गई हैं, लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में। तो अगर आप बीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी आपको मिल जाएँगे। और यदि इसमें पंचायती राज से संबंधित अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें पंचायती राज के जो 65 अंक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे ये, जिसमें 45 अंक पंचायतों से संबंधित और 20 अंक योजनाओं से संबंधित आएँगे। तो इसका कंप्लीट बैच अभी शुरू हुआ है। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट और पंचायती राज से संबंधित, हाँ, 65 अंकों का बैच। ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 101 में आ जाओ। कह रहा है ईमेल पता। ये एक आपको ईमेल पता दिया गया है। ईमेल पता में इंडिया ये क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात समझो। जब भी कभी आपको ईमेल पता देगा या ईमेल आपको दिया होगा, तो एक सिंबल है @ इसके जो कुछ भी इधर लिखा होता है यानी कि बाएं, वो होता है आपका आपका उपयोगकर्ता नाम। ठीक है? उपयोगकर्ता नाम या फिर हम कहें यूजर नेम। अच्छा, जो कुछ भी आपको इधर लिखा हुआ मिलेगा, वो होता है आपका आपका ईमेल डोमेन। ईमेल डोमेन, ठीक है? तो के बाईं तरफ यूजर नेम और दाईं तरफ है ईमेल डोमेन। यानी ईमेल डोमेन ईमेल पते का एक ऐसा भाग होता है जो चिन्ह के बाद आता है। वापस आओ जरा। इसमें आपसे पूछा था इंडिया, यानी कि ये हो जाएगा आपका यूजर नेम। 101 का सही हो जाएगा पहला वाला। ठीक है? नेक्स्ट देखो 102। ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करो। लेबल क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए मुझे। ईमेल में ईमेल में लेबल ये क्या है? आपसे अगर मैं ये पूछूं, तो आप बताओगे ईमेल में लेबल वास्तव में यह एक टैग होता है। टैग होता है, करता क्या है? जिसे आप जिसे आप प्राप्त या फिर भेजे जाने वाले भेजे जाने वाले भेजे जाने वाले हर ईमेल में जोड़ सकते हैं। हर ईमेल में जोड़ा जा सकता है। ठीक है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये उनको वर्गीकृत करता है, या हम कहें कि इन लेबल का प्रयोग करके इन लेबल का प्रयोग करके करके आपके जो इनबॉक्स है, जहां आपके मैसेजेस पड़े होते हैं, इनबॉक्स को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? आप अपने जब इनबॉक्स को व्यवस्थित करते हो, इसका मतलब क्या है? एक तरह की ईमेल आप एक तरफ रखते हो, एक तरह के एक तरफ रखते हो। तो इसका सीधा-सा आशय हो गया कि आप ईमेल का या ईमेल को आसानी से वर्गीकृत कर रहे हो। बोलो भाई। तो ईमेल को आसानी से वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आप बताओगे यही है लेबल। ठीक है? अर्थात एक संदेश या मेल पर एक से अधिक आप लेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मेल है, इस पर ये कोई संदेश है, इस पर एक से अधिक इसमें लेबल लगाए जा सकते हैं। लगाए जा सकते हैं। ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर पढ़ो। ईमेल में लेबल के बारे में सही कथन पहचानो। अब आप पढ़ो इनको। सही पहचानना है। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करता है, ये गलत हो गया।
लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं। मिलान तो करते ही हैं। ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट में आओ। आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल नहीं लगा सकते हो, ये भी गलत है। एक से अधिक लेबल आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेबल को ईमेल लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेवल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हो, चूंकि ये उनको वर्गीकृत करता है। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 103 वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व अपेक्षाएं हैं? वेबसाइट प्रकाशन के लिए वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सही है। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ये भी सही है। वेब सर्वर, ये सारे के सारे, ठीक है। उपर्युक्त सभी, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? अब आप बताओ मुझे, एज क्या वेब ब्राउजर नहीं है? उबंटू क्या वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, और एज ये भी वेब ब्राउजर है, लेकिन ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि भाई फिर ये है क्या उबंटू? आप बताओगे। इसमें दो तीन पॉइंट्स ही आप याद रखो, पूछे जाते हैं उबंटू से। ठीक है। आप बताओगे ये क्या है, तो आप बताओगे यह कैनोनिकल कैनोनिकल लिमिटेड। इसका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आ, ठीक, इसका नाम याद रखोगे। यह कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और एक बात और याद रखना, यह एक पूर्ण लिनक्स पूर्ण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां से ये बात बिल्कुल कंठस्थ कर लो। इसका विकास किसने किया था, हम या कहें इसको प्रायोजित किसने किया था? तो आप बताओगे कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही है उबंटू। तो ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी सारे वेब ब्राउजर। नेक्स्ट देखो, 105 इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब मैंने आपको सर्च इंजन बताए थे कई सारे। ठीक। अब उनमें से कौन सा कह रहा है सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन ये ओपेरा भी नहीं है, और ये क्रोम भी नहीं है। डकगो और बिंग ये दोनों ही सर्च इंजन है। तो यहाँ पर बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ओपेरा और क्रोम। अच्छा, ये लिखा है डकडको और ये लिखा है बिंग। इन दोनों को समझो। डक 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 गो क्या है ये? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं क्या है, तो आप कहोगे यह एक सर्च इंजन है। ठीक है। डक डक गो। अच्छा, सर्च इंजन की जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता है, उसको बनाए रखने के लिए इसका विकास किया गया था। उपयोगकर्ता की गोपनीयता को। वास्तव में जो डकडकगो है, डकडकगो सर्च इंजन, ये सबसे ज्यादा जानी जाने वाली सर्च इंजन है। और आपने देखा होगा सामान्यतया गूगल को आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, या फिर आप बिंग का इस्तेमाल करते होंगे। तो जिस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसा ही डकडकगो है। यानी ये सर्च इंजन गूगल और बिंग या फिर अन्य सर्च इंजन की तरह काम करता है। सिंपल सी बात है। एक एक यहाँ से बात याद रखना, इसका विकास ये कब हुआ? 2008 में। और किया किसने? नाम याद रखो इनका। इनका नाम है गैब्रियल गैब्रियल वेनबर्ग ने इनका विकास किया था। ठीक है। और एक ये शब्द आया था बिंग। इसका विकास किसने किया था? ये भी एक सर्च इंजन है। आप बताओगे बिंग सर्च इंजन का विकास किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक। तो हाँ, ये बातें याद रखो। डकडको क्या है? ये एक सर्च इंजन है। इसका विकास 2008 में गैब्रियल वेनबर्ग ने किया, और साथ ही साथ बिंग का विकास किया माइक्रोसॉफ्ट ने। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 105 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी। 106 देखो, दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, www, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसे किसने विकसित किया था? इसे विकसित किया था टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। देखो, ध्यान दो।
मैं बात कर रहा हूँ www की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की। क्या है ये? यह एक पहला, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। विकास कब हुआ था इसका? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, तो आप बताओगे 1990 से 1990-91 में इसका विकास हुआ था। किसने किया था विकास? कौन विकास करता था? आप बताओगे टिम बर्नर्स-ली। चूँकि ये एक वेब ब्राउज़र था, लिहाजा इसका नाम आगे चल के बदल दिया गया। इसका नाम बदला गया। क्या नाम रखा गया? नेक्सस। इसका नाम फिर आगे बदल के आगे चल के नेक्सस कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखो 107। निम्नलिखित में से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा तो है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, गूगल नहीं है। ठीक है? हाँ, ये गलत हो जाएगा। ये एक सर्च इंजन है और मैं आपको लगातार सर्च इंजन के की लिस्ट बता रहा हूँ। इसको याद ज़रूर रखिएगा। सर्च इंजन, सर्च इंजन। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट याद रखना, जैसे याहू, कुछ भी पूछा जा सकता है। बिंग, हॉटबॉट, हॉटबॉट। इसके अलावा एक्साइट, एक्साइट के अलावा ऑरकुट। ठीक है? ऑरकुट। या फिर आपने नाम सुना होगा गीगा ब्लास्ट का, गीगा ब्लास्ट। और आपने नाम सुना होगा अल्टा विस्टा का, अल्टा विस्टा। ये भी एक सर्च इंजन है। वेब क्राउलर का नाम सुना है? वेब क्रॉलर बोलते हैं या फिर क्राउलर भी बोलते हैं इसको। और अभी आपने सुना था डक डक गो, डक डक गो। ये सारे के सारे, हाँ, आपके सर्च इंजन है। पूरी लिस्ट याद रखो। तो गूगल ये सर्च इंजन है, बल्कि वेब ब्राउज़र नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्राउज़र को। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, ये एक यूज़र है और यूज़र क्या करना चाहता है? ये उसका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा वो नेटवर्क पर पकड़ बनाना चाहता है, जो इंटरनेट है। ठीक है? और यहीं पर एक उसको आइकन दिखता है वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम का या फिर मोज़िला फायरफॉक्स का या फिर ओपेरा मिनी का, वगैरह-वगैरह। तो यहीं पर उसको दिखता है। तो इसी के माध्यम से फिर वो इंटरनेट के, हाँ, इंटरनेट में पहुँच स्थापित करता है। अर्थात इस यूज़र के लिए इंटरनेट का प्रवेश द्वार क्या है? यही तो है ब्राउज़र। ठीक है? तो निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे कहा जाता है? आप बताओगे ब्राउज़र को। नेक्स्ट देखो 109। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? फिर से समझो। उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है, तो वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को सर्च इंजन कहा जाता है। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? इसका नाम था www symbolis.com। यही था वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन। ठीक है? इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? अच्छा मुझे बताओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो प्रदर्शित होता है यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ पर। और यही है टाइटल बार, टाइटल बार। ठीक है? टाइटल बार में ये प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री, इतिहास फीचर का क्या कार्य है? इतिहास यानी हिस्ट्री फीचर का क्या कार्य है? आपके कंप्यूटर को स्पाईवेयर से बचाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। आपका ऑनलाइन अनुभव स्वस्थ बनाने के लिए कुकीज़ स्थापित करता है। ये भी गलत है। जब तक आप ऑनलाइन रहते हो, तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखता है। ध्यान रखिए, जब तक आप ऑनलाइन रहते हो, तब तक आपके जो ब्राउजिंग है, उसका हिसाब-किताब यही है हिस्ट्री। सी पार्ट सही हो जाएगा। देखी गई वेबसाइटों के व्यक्तिकरण पर्सनलाइज़ेशन की अनुमति देता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन, इसका नाम आपने सुना होगा। इसको कहा जाता है, पीडीएन मतलब पैकेट, डी का मतलब है डेटा और एन का मतलब है नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है?
दरअसल ये डेटा सेवाएं प्रदान करने वाले जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्कों के लिए एक सामान्य शब्द होता है पीडीएन। तो आपका जो यहाँ सही उत्तर होगा, पॉकेट डेटा नेटवर्क नहीं होगा, पैकेट डेटा नेटवर्क होगा। ठीक है, पीडीएन पैकेट डेटा नेटवर्क। पॉकेट भी गलत है, पैकेट डिस्चार्ज ये गलत है। नेक्स्ट देखो 114, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? टीसीपी आईपी के रूप में? ये गलत है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इनके अमेरिका सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी पार्ट, इंटरनेट की शुरुआत। आओ देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले आरपानेट का इतिहास, है ना? कुछ मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, उनमें उन ईयर्स में जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सोचो कि कौन से साल में इंटरनेट से संबंधित कौन सी घटना घटी है। दिमाग लगाओ। मैंने लिखा 1962। इस वर्ष भारत का चाइना से वॉर तो हुआ ही था, लेकिन 1962 में इंटरनेट से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? मुझे बताओ। 1967 इस वर्ष क्या हुआ था इंटरनेट से संबंधित? 1969 इस वर्ष क्या हुआ था? फिर मुझे बताओ, 1974 में क्या हुआ था? 1984 में क्या हुआ था? और 1992 में क्या हुआ था? इसके अलावा 1994 में, 1995 में क्या हुआ? और 1998 में क्या हुआ? इतने वर्ष बताओ मुझे, इंटरनेट से संबंधित कौन-कौन सी घटनाएँ घटी? सबसे पहले 1962 को देखो। हुआ क्या 1962 में? 1962 में इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था, और ये विचार दिया था प्रोफेसर जेसी लिकलाइटर ने। 1967 इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि आरपानेट को विकसित करने के लिए विकसित करने का विचार किया गया। आरपानेट क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा विकसित करने का विचार किया गया। 1969 में क्या हुआ? 1969 में हुआ ये कि जो अमेरिका रक्षा विभाग था, अमेरिका रक्षा विभाग ने आरपानेट आरपानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का विकास किया। तो अगर आपसे पूछा जाए आरपानेट का विकास कब हुआ है, आप बताओगे 1969 को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 74 में क्या हुआ? 1974 में, 1974 में हुआ ये कि आरपानेट यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो अब आरपानेट के स्थान पर इंटरनेट शब्द को गढ़ा गया पहली बार। आरपानेट के स्थान पर इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है। अब आ जाओ 1974 में, सॉरी 1984 में क्या हुआ? 1984 में हुआ ये कि जो डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का विकास किया गया। डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का इसमें विकास हुआ। 1992 1992 में क्या हुआ? 1992 में भी एक घटना घटी। हुआ ये कि इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई थी, या हम कहें इंटरनेट सोसाइटी बनी थी। ठीक है। 1994 में इसमें W3 इस शब्द से आप परिचित होंगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। W3C की स्थापना की गई। ये W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 1995 में क्या हुआ? 1995 15 अगस्त, तारीख याद रखनी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में इंटरनेट सेवा शुरू। और बीएसएनएल था इसके पीछे। अगर आपसे पूछा जाए इसके पीछे हाथ किसका था? बीएसएनएल का, विदेश संचार निगम लिमिटेड का। 1998 में क्या हुआ? 1998 में गूगल बाबा बने थे। गूगल बना था। ठीक है। हाँ, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 114 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 115, टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। हाँ ठीक है, सही है। टीसीपी आईपी में 7 परतें नहीं होती हैं, 5 परतें होती हैं। आओ देखो, टीसीपी आईपी, इसे वो बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है।
ये कहा जाता है। इसमें कितनी परतें हैं? अगर मैं आपसे ये सीधा सा सवाल पूछूं, मुझे बताओ कितनी परतें हैं? आप बताओगे इसमें 5 परतें हैं। कौन-कौन सी हैं? फिजिकल फिजिकल लेयर। इसमें कौन-कौन सी परतें हैं? फिजिकल लेयर। और कौन सी है? आप बताओगे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर या फिर इसी को कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है? या फिर नेटवर्क लेयर। और एक कौन सी लेयर है? इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लेयर हैं इसकी। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी/आईपी अधिक विश्वसनीय है। हाँ, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है टीसीपी, ये भी सही है। 16 देखो, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिए, हमेशा पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट, ठीक है? हाँ। 117 इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान दें, आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। फिर से समझो, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। पैकेट होगा, पैकेज नहीं होगा, ठीक है? बी पार्ट। 118 देखो, हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग करता है। आप इसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ सकते हो। और यह विकसित किसके द्वारा किया गया था? इसका पूरा नाम याद रखो, इसे कहा जाता है गूगल हैंग आउट। हैंग आउट, अर्थात इसका विकास किया था गूगल ने। गूगल। 119 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर सफारी है, इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स है, इंटरनेट ब्राउजर क्रोम है, लेकिन पांडा नहीं है। ये गलत हो जाएगा। 120 देखो, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। नहीं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे टीसीपी/आईपी है ये। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों को मिलाकर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा, ये तो एक लैंग्वेज है। और आपसे पूछा था कौन गलत है, यही गलत है, बस हो गया। पहुंच और उपयोग के लिए इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीयकृत प्रशासन नहीं है। हाँ, ठीक है। चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या फिर नीतियों के लिए हो, सही है। अगला देखो, क्या कह रहा है? इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क है। हाँ, ये भी सही है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है। ये ए पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है? कह रहा है कि नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? समान मेल भेजना है और असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को भेजना है। इसका मतलब समझ पाए? इसका मतलब ये है बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है, जो ईमेल प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता को यह नहीं पता होता है यह नहीं पता होता है कि संदेश यानी कि मेल अन्य किस-किस को भेजा गया है, अन्य किसे भेजा गया। इसका आशय ये है कि जब आप मेल में आप इस कॉलम को चुनते हो बीसीसी को, यहाँ बीसीसी लिखा होता है, यहाँ पर सीसी लिखा होता है। जब आप इसको चुनते हो तो एक या एक से अधिक लोगों को आप भेज सकते हो, लेकिन जो प्राप्तकर्ता होगा उसको एड्रेस का पता नहीं चलता है, ठीक है? अब एक शब्द आया सीसी, ये क्या है? सीसी, इसे कहते हैं कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है?
कार्बन कॉपी से मेरा आशय है कि किसी संदेश को, ध्यान देना, किसी संदेश को एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है, व्यक्तियों को भेजा जाता है। और ऐसा करने के लिए हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका ऑप्शन और दिया था, ये क्या है? वास्तव में ये एक ऐसा कॉलम होता है, इसी में जो हम जिसको मेल भेज रहे होते हैं, इसी में प्राप्तकर्ता का मेल एड्रेस टाइप किया जाता है। मेल एड्रेस टाइप किया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये आपने अगर बॉक्स देखा होगा, जब आप कंपोज करते हो तो यहाँ पर टू लिखा होता है। यहाँ पर आप कितने मेल लिख सकते हो? यहाँ पर आप एक या फिर एक से अधिक मेल लिख सकते हो, ठीक है? तो एक या एक से अधिक मेल एड्रेस यहाँ पर टाइप किए जा सकते हैं, अर्थात या एक से अधिक मेल एड्रेस टाइप किए जा सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, ठीक है? और यही वो कॉलम होता है जिसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। आप जिसको मैसेज भेज रहे होते हो उसका पता तो आपको जरूर ही लिखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसीसी। नेक्स्ट देखो 1 टू 2। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल होते हैं? कौन से फील्ड शामिल होते हैं? जैसे ईमेल हेडर की बात कर रहा है, जब आप कंपोज करते हो तो आपके समक्ष एक ऐसा बॉक्स खुलता है, ठीक है? इस बॉक्स में सबसे ऊपर होता है टू, यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर होता है बीसीसी और सीसी। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। फिर नीचे एक कॉलम होता है, यहाँ पर लिखा होता है सेंड, और जब आप इसको क्लिक कर देते हो, यहाँ प्रेस कर देते हो आपका कर्सर, तो फिर ये सारा का सारा जो आपका मैटर होता है वो चला जाता है इस टू के पास, जहाँ जिसका भी एड्रेस लिखा होता है। तो अब बताओ इसमें आपको मिला क्या क्या? टू मिला, सीसी मिला, बीसीसी मिला, सब्जेक्ट मिला, सेंड मिला। वापस आओ, इसमें आपको टू मिला, सीसी मिला, बीसीसी मिला, सेव नहीं मिला। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे एक, तीन और चार, चौथा वाला। 1 2 3 देखो। ईमेल अटैचमेंट, ये क्या होता है? दरअसल प्रयोग प्राप्तकर्ता जो होता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजी गई रसीद होती है। नहीं, ये गलत है। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है। क्या ये सही है? देखते हैं, आगे पढ़ो पहले। प्राप्तकर्ताओं की सूची होती है, या फिर इसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है, जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है। कौन सा सही है? सबसे पहले इस शब्द को समझो, अटैचमेंट। ये क्या है? ध्यान दो, ईमेल अटैचमेंट, ये क्या है? तो आप कहोगे ईमेल बॉक्स में ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल होता है, एक टूल है। क्या करता है ये? आप कहोगे इसके माध्यम से जो फाइलें होती हैं, फाइल को ईमेल के साथ ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, ठीक है? भेजा जाता है। अच्छा, वापस आओ, अब ऑप्शन पढ़ो जरा। कह रहा है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, वही है ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट देखो 1 टू 4। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़ो जरा इसको फिर से। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? पढ़ो इसको। वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल के अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है गलत कौन है, तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। आगे पढ़ो। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। हाँ, ठीक है। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, इसमें वीडियो फाइल भी हो सकती है, बशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? पढ़ो पहला वाला। आपको ईमेल पढ़ना या फिर भेजना समाप्त करने के बाद, जब आप पूरा प्रोसेस आप खत्म कर लेते हो, तो समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर
क्लिक करना चाहिए। हाँ, सही है, ठीक है। आपकी सेफ्टी के लिए ये आपको प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट देखो, ईमेल के संबंध में बीसीसी संक्षेपाकार ये ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी मैंने आपको बताया था, ये ब्लैंक नहीं होता है। क्या होता है बी का मतलब? ब्लाइंड। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ब्लैंक। था दूसरा वाला गलत है। आपसे पूछा है कौन से गलत है, तो आपका सही उत्तर होगा केवल और केवल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 to 6, एज, यूएमटीएस, एफटीडी और टीडीडी ये सेलुलर नेटवर्क हैं। क्या हैं? ये दरअसल सेलुलर नेटवर्क हैं 3G। जी का मतलब होता है जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन ये सेलुलर नेटवर्क है। 1 to 7 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट शायद आप समझ गए होंगे। इसमें किसे किसे भेजा जाता है? टेक्स्ट फाइल को भी भेजा जा सकता है, ऑडियो को भी भेजा जा सकता है, वीडियो को भी भेजा जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलों को आप भेज सकते हो। इसका डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। 1 to 8 देखो, कह रहा है एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है? एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है ये पूछ रहा है आपसे। टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, लेकिन फाइलें नहीं होती। नहीं, गलत है। टेक्स्ट होता है, फाइलें होती हैं, लेकिन इमेज नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इमेज, वीडियो, लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। टेक्स्ट होती, फाइल होती, इमेज होती, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। इसका भी टी पार्ट। 1 to 9 देखो, ईमेल सेवा निरूपित करता है क्या? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब मेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईजी मेल, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यही सही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक गलत हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। 1 to 9। नेक्स्ट देखो 130, वेब पृष्ठ पर डेटा एंट्री निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से की जाती है? फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती है डेटा एंट्री। दरअसल होता क्या है कि ये जो डेटा एंट्री वेबसाइट होती है, डेटा एंट्री वेबसाइट को ही फॉर्म साइट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा एचटीएमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से के रूप में होता है। एचटीएमएल फाइल, ये जो एचटीएमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है? ये होता है गेट के रूप में। गेट। आओ देखो, इसके बारे में समझो। ये जीईटी, गेट, क्या है? दरअसल इसका प्रयोग काहे में करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है विशिष्ट जो रिसोर्स होते हैं, विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, अगर हम इसके आपसे पूछें कि मेथड्स बता दो मुझे कौन-कौन से हैं? एचटीटीपी के मेथड्स, तो आप बताओगे, ये नाम याद रखना, गेट, पोस्ट, ठीक है? पोस्ट, पुट, हेड, ये सारे के सारे एचटीटीपी के मेथड्स हैं। जैसे डिलीट, डिलीट, या फिर हम बात करें पैच की, पैच, ऑप्शन और कनेक्ट, ठीक है? और ट्रेस, TRACE, ये सारे के सारे एचटीटीपी मेथड्स हैं। इसमें से आपके जो ऑप्शंस दिए थे, गेट, पोस्ट, पुट और ये फाइंड, फाइंड नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आपसे पूछा था वो पूछा था एमएल फाइल का अनुरोध किया जाता है, तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से किसमें होता है? ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है गेट में। पोस्ट, पुट, इनके क्या काम होते हैं? देखो, गेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये करता क्या है? इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए, अनुरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं पोस्ट, ये क्या करता है? तो आप क्या बताओगे? यह नया रिसोर्स, नया रिसोर्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम पुट आपसे पूछें, तो जो मौजूदा रिसोर्स है, मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एचटीटीपी के मेथड्स कौन-कौन से हैं? गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, पैच, ऑप्शन, कनेक्ट और साथ ही साथ ट्रेस, ठीक है? यहीं अगर आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा और पूछ दे और कहे कि मुझे बताओ एचटीटीपी के 2 सबसे सामान्य, सबसे
सामान्य विधियां कौन सी हैं या हम कहें मेथड्स कौन से हैं? तो दो सबसे सामान्य बताओ। आप बताओगे एक तो गेट और एक आप बताओगे पोस्ट। ये दो सबसे सामान्य विधियां हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? www, http, ईमेल भी है, ये सारे के सारे हैं। डी पार्ट इसका सही होगा। Next देखो 133 कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। कौन है ये? ये है डी पार्ट, सर्च इंजन। सर्च इंजन, और मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे सर्च इंजन के, इनको लगातार आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट देखो 134 पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसे कहते हैं एडीएसएल। एडीएसएल ये क्या है? सबसे पहले मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ। ए डी एस एल, इसका फुल फॉर्म है असिमेट्रिक 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 डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। और ये होता क्या है वास्तव में? अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक डेटा संचार तकनीक है। यह एक डेटा संचार तकनीक है। क्या करती है? यह टेलीफोन टेलीफोन लाइनों पर, ध्यान देना, यह टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है, ठीक है, सक्षम बनाती है। और एडीएसएल का पूरा नाम क्या है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडीएसएल। 135 देखो, इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। ध्यान दो, इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं किसकी सिवाय, किसको हटा के? सबसे पहले मुझे बताओ इसमें शामिल क्या क्या होता है सर्फिंग? अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि मुझे बताओ इंटरनेट सर्फिंग, बताओ मुझे, आप बताओगे इसका आशय होता है इंटरनेट द्वारा फाइलों को डाउनलोड करना, फाइलों को डाउनलोड करना, ठीक है, डाउनलोड करना। या फिर आप कह सकते हो एक वेब पेज से दूसरे पेज में जाना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि वेब ब्राउजर में साइट का एड्रेस सर्च करना, साइट एड्रेस सर्च करना। ये सारी की सारी हरकतें जो आप करते हो, इस तरह की हरकतें, वो आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हो, इस तरह के कृत्यों के साथ। तो अब जरा इसमें ऑप्शन में आओ, एक वेब ब्राउजर शुरू करना या फिर किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना, ठीक है। एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का खोलना, ये गलत हो जाएगा। और वेब पृष्ठों के बीच नेविगेट करना, एक से दूसरे में जाना। 136 देखो, W3C इसका पूरा नाम क्या है? W3C, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। W3C क्या है? इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ठीक है। अच्छा, ये जो कंसोर्शियम भी कहा जाता है लेकिन कंसोर्टियम भी कहा जाता है। ये जो W3C है, इसकी स्थापना कब हुई? क्या मुझे बता सकते हो आप? 1994, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। W3 है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका मतलब, और C मतलब हो जाएगा कंसोर्टियम। इसे 1994 में इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा ठीक जब एक साल आप आगे बढ़ोगे यानी 1995 में प्रवेश करोगे, तो ये वो दौर है जब भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी। इंटरनेट सेवा शुरू, ठीक है। और भारत में चूंकि इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी, तो प्रश्न ये भी आता है कि कौन था इसके पीछे? बीएसएनएल। वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक और मुझे बस साल बता दो, 1998 में क्या हुआ? 1998 में हुआ ये कि गूगल स्थापित हुआ, ठीक है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्शियम, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर हो,
वर्ल्ड वाइड वाइज कर लो इसको, ठीक है, ये सही हुआ। नेक्स्ट देखो 137, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय क्या है ये आपसे पूछा है। इंटरनेट का पर्याय है www, वर्ल्ड वाइड वेब। और मुझे क्या बता सकते हो इसका विकास किसने किया, कब हुआ इसका विकास? www, ये 1989 और 1990 का थोड़ा साल याद करो। इस दौरान हुआ क्या था? इस दौरान हुआ ये था 1989 और 1990 में एक शख्स था टिम बर्नर्स ली टिम बर्नर्स ली ने HTML का विकास किया और www का इसने प्रस्ताव रखा। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? सुपर नेटवर्क, आप एक शब्द पकड़ो इंटरनेट, कई सारे नाम हैं। इसे कहा जाता है सुपर नेटवर्क, इसे कहा जाता है मेटा नेटवर्क, नेटवर्क, इसे कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, या हम कहें इसे कहा जाता है विश्वव्यापी विश्वव्यापी नेटवर्क। कई सारे नाम है इसके। आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा इंटरनेट सोसाइटी, सुना है? आओ देखो इसको, इंटरनेट सोसाइटी क्या है ये? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं ये क्या है, तो आप बताओगे 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, स्थापना हुई इसकी। इसका विकास क्यों किया गया? तो आप बताओगे इसका विकास किया गया, इसका विकास जो यूजर होते हैं इंटरनेट के, अर्थात उपयोगकर्ता जिन्हें हिंदी में कहेंगे, उपयोगकर्ता को इंटरनेट के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया था। शिक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर से समझो, इंटरनेट सोसाइटी 1992 में स्टैब्लिश हुई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जो यूजर्स होते हैं इंटरनेट के, उनको इंटरनेट के बारे में शिक्षित करना। सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 139, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है जो कि वह हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, या फिर वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने के प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है जो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को आपस में जोड़ता है। यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 140, निम्नलिखित में से कौन लिनक्स शेल का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा है जो लिनक्स शेल का उदाहरण नहीं है? बर्न अगेन शेल, जीपीयू शेल, सी शेल, या फिर कॉर्न शेल। जीपीयू शेल इसका उदाहरण नहीं है। आओ देखो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। बात हो रही है शेल की, ठीक है, बात शेल की हो रही है, तो मुझे बताओ ये शेल क्या है? तो आप बताओगे शेल एक प्रोग्राम होता है। यह एक प्रोग्राम होता है जो करता क्या है, जो दरअसल उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस प्रदान करता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, बात क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में लिनक्स सेल के बारे में पूछ रहा था। तो अब मुझे बताओ लिनक्स सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिनक्स शेल, ये सामान्यतया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार। ये 4 प्रकार कौन से हैं? ये 4 प्रकार आप याद रखिएगा, पूछ लिए जा सकते हैं। एक तो होता है सी शेल, दूसरा कॉर्न शेल, कॉर्न, तीसरा तीसरा होता है GNU शेल, और चौथा होता है बर्न अगेन शेल, बर्न अगेन शेल। ये 4 शेल याद रखो जो कि लिनक्स शेल के उदाहरण है। 4 प्रकार हैं। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीबीयू। जीबीयू नहीं होता है, GNU होता है, GNU शेल। ये जीबीयू नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी नहीं है? पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, माउस है, या फिर टम्बलर है। ये माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है, और यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, ध्यान दो। वहीं अगर हम बात माइक्रो ब्लॉगिंग की करें, माइक्रो ब्लॉगिंग ये होता क्या है? दरअसल ये माइक्रो ब्लॉगिंग आपके जो भी ऑडियंस होते हैं
ऑडियंस की बातचीत के लिए या ऑडियंस से बातचीत के लिए पोस्ट बनाना इसका मुख्य मकसद होता है। ठीक है? माइक्रो ब्लॉग क्या होता है? वहीं अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रो ब्लॉगिंग में आप क्या-क्या करते हो? तो फिर जब आप माइक्रो ब्लॉग करते हो, माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट में जो भी आप पोस्ट करते हो, पोस्ट में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है? टेक्स्ट, इसके अलावा वीडियो या फिर आप ऑडियो को भी पोस्ट कर सकते हो। कोई इमेज है आपके पास या फिर कोई भी किसी प्रकार का वीडियो हो, इनको सबको माइक्रो ब्लॉगिंग में शामिल किया जाता है। ठीक है? ये सारे के सारे शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगिंग साइट। क्या मुझे इनके एग्ज़ाम्पल्स आप बता सकते हो? तो 2-4 एग्ज़ाम्पल इनके याद रखो, पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जैसे ट्विटर, जैसे पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, टम्बलर या फिर आपने नाम सुना होगा इंस्टाग्राम का, आपने नाम सुना होगा फेसबुक का, ठीक है? तो ये सारे के सारे, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। वहीं अगर आपसे माउस के बारे में पूछे, तो ये माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो 141 में आपका कह रहा है कि कौन-सा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। 142 देखो, वेबसाइट पर या हम कहें वेबसाइट का जो पृष्ठ होता है, जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में काम करता है, वो क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। ध्यान दो, होम पेज। इस शब्द से आप परिचित होंगे, होम पेज। ये क्या होता है? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं, मुझे बताओ ये क्या है, तो आप बताओगे किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक है? और इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें कि इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इसे वेबसाइट का मुख्य पेज, होम पेज कह लो या फिर मेन पेज कह लो, मुख्य पेज कहा जाता है। ठीक है? और इसके अलावा यह यानी होम पेज जो होता है, यह वेबसाइट वेबसाइट का एक रूट पॉइंट होता है, रूट पॉइंट होता है। ठीक है? और यहीं पर आप देखोगे, यहीं पर जितने भी पेजेस होते हैं, सभी पेज का लिंक होता है या हम कहें सभी पेज जुड़े होते हैं। तो इस शब्द से आप परिचित हो पाए? आपसे अगर पूछा जाए सीधा सा सवाल कि होम पेज क्या है? तो किसी वेब पेज का ये पहला पेज होता है, इसे वेबसाइट का मुख्य पेज कहा जाता है। वेबसाइट का एक अन्य रूट पॉइंट होता है या रूट नहीं, दरअसल ये रूट है। ये वेबसाइट का एक अन्य रूट पॉइंट होता है, ठीक है? और यहीं पर सारे के सारे पेजेस जुड़े होते हैं। तो ये है आपका होम पेज। वापस आ जाओ ज़रा। कह रहा है वेबसाइट का एक पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी को समझाता है, सारणी के रूप में काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आप आमुख पृष्ठ कह लो या फिर कह लो होम पेज। नेक्स्ट देखो, डीओएम किस तरह से वेब पेज को दर्शाता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये डीओएम है क्या? इस शब्द से परिचित हो पहले आप। ध्यान दो, डीओएम क्या है ये? इसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डीओएम का पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या है? तो जब भी कोई वेब पेज ये लोड होता है, ध्यान देना, जब भी कोई वेब पेज जो होता है वो लोड होता है, तो ब्राउज़र का काम होता है कि ब्राउज़र पेज का एक डीओएम मॉडल बनाता है। ये ब्राउज़र का काम होता है। ध्यान दें, जब भी कोई एक वेब पेज लोड होता है, तो फिर ये ब्राउज़र का काम होता है कि वेब पेज जो लोड हो रहा है, पेज का एक डीओएम मॉडल बनाए। दरअसल ये जो एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल डीओएम मॉडल का निर्माण ऑब्जेक्ट के एक ट्री शेप में करता है। ट्री शेप, ट्री शेप का मतलब है वृक्ष के रूप में, वृक्ष के रूप में करता है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। कह रहा है डीओएम किस तरह के वेब पेज को दर्शाता है? गतिशील संरचना को नहीं दर्शाता है, पुनरावर्ती
को भी नहीं, ट्री जैसी संरचना को दर्शाता है। ठीक है, या हम कहें HTML, इसको लिख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। HTML DOM मॉडल का निर्माण ऑब्जेक्ट के ट्री के रूप में दर्शाता है, के रूप में, या हम कहें किया जाता है। ठीक है, ट्री मतलब वृक्ष के रूप में। तो 143 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है उसे कहा जाता है वेब पेज, वेब पता, या फिर वेब पृष्ठ, या फिर वेब सर्वर, या फिर होम पेज। उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेब पेज, या फिर इसी को कहते हो वेब पृष्ठ। ठीक है, यही कहा जाता है इसे। ये जो वेब पेज होता है या हम कहें वेब पृष्ठ होता है, इसमें जरा एक बात समझो, ध्यान दो। ये जो वेब पृष्ठ है या फिर वेब पेज है, इसका निर्माण कैसे होता है, किससे जुड़े होते हैं ये? तो ध्यान देना, ये वेब पेज HTML, इसका मतलब समझ पा रहे हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, तैयार तो हो गए, तो ये फिर आपस में जुड़े किससे होते हैं? तो ये आपस में जुड़े होते हैं हाइपर लिंक से। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं किससे? एक दूसरे से, एक दूसरे से हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, वेब पेज जो HTML का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, ठीक, और ये आपस में हाइपरलिंक से जुड़े भी होते हैं। तो कोई एक ऐसा स्थान भी होगा जहां वेब पेज संग्रहित होते हैं, तो वो स्थान क्या कहलाता है? ध्यान दो, ऐसा स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित तो होते हैं, यानी वहां पर स्टोर्ड होते हैं, संग्रहित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेबसाइट कहा जाता है, वेब साइट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दो, प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? आप बताओगे, प्रत्येक वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वह होम पेज कहलाता है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, ध्यान दें। अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे ये किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं वेब पेजेस? HTML का। किससे जुड़े होते हैं एक दूसरे से वेब पेज? तो आप इस टर्म का इस्तेमाल करोगे, हाइपरलिंक से। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जहां वेब पेज को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट। अगर आपसे पूछे किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, आप बताओगे होम पेज। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 145 में आओ, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतया साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टूल पेज, होम पेज, टाइटल पेज, या फिर डिस्क पेज। इसे कहते हैं होम पेज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो 146, होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। मैंने अभी आपको बताया था, पहला पेज होता है। 147 देखो, निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? URL होता है, वेब ब्राउजर होता है, क्लाइंट होता है, या फिर वेब पेजेस होता है? यही होगा 147 का डी, वेब पेजेस। मैंने आपको बताया था ये आपस में हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं, इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो चलता है। ठीक है, हाइपरलिंक से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। 148 देखो, ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से है? जावा स्क्रिप्ट है, पर्ल है, एक्सिमा है, एक्मा है, या फिर VB स्क्रिप्ट है? VB स्क्रिप्ट सही होगा। देखो, यहां मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूं। ASP में जो डिफॉल्ट, ये याद रखना, ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग भाषा, ये सीधा सा सवाल पूछा जाता है आपसे और कई बार रिपीट भी हो चुका है UPPCL एग्जाम्स में। ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन सी है? तो आप बताओगे VB स्क्रिप्ट। इसे आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है।
एएसपी में डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन-सी है? वीबी स्क्रिप्ट। तो ये है क्या? दरअसल अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग भाषा एक हल्की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। हल्की प्रोग्रामिंग भाषा होती है और ये अगर वीबी स्क्रिप्ट की आप बात करोगे, वीबी स्क्रिप्ट, तो आपको पता होना चाहिए वीबी स्क्रिप्ट इसे माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल, ध्यान देना, वी फॉर होता है विजुअल, विजुअल, और बी फॉर होता है बेसिक। विजुअल बेसिक का एक हल्का संस्करण है, लाइट संस्करण का एक हल्का संस्करण है। तो अब मुझे बताओ कि ये वीबी स्क्रिप्ट ये किसका संस्करण है? ये संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? अच्छा, ये जो एएसपी है, जो आपके क्वेश्चन में दिया था, एएसपी, एएसपी दरअसल ये फाइलें जो साधारण फाइलें होती हैं, उसे एचटीएमएल फाइलों में भी इनको स्टोर किया जाता है, या हम कहें एएसपी फाइलों में सर्वर स्क्रिप्ट भी होता है। तो ध्यान दें, इसमें आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि एएसपी में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से कौन-सी है? और यहाँ मैंने आपको क्या बताया है? एएसपी में डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा कौन-सी होती है? वीबी स्क्रिप्ट। बस इसी को याद रखो। यही बार-बार रिपीट होता रहता है, वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है? इसमें वीबी क्या है? विजुअल बेसिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेट पर परस्पर क्रिया, डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। एएसपी का, एचटीएमएल का, सीएसएस का, या फिर यूआरएल का। ये किया जाता है एएसपी का। आओ देखो ये एएसपी होता क्या है, फिर से समझो इसको। बात एएसपी की हो रही है, एएसपी, इसका मतलब क्या होता है? एएसपी का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज। पूरा नाम याद रखना, या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कह दो या फिर एक्टिव सर्वर पेज कह दो, ठीक है? ये जो एएसपी होता है, ध्यान दो, ये जो एएसपी है, अगर हम आपसे पूछें कि एएसपी ये क्या है, तो आप बताओगे एएसपी वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन है, स्क्रिप्ट इंजन है। तो अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछे कि वेब पेज बनाने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन किसे कहा जाता है, यही है एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है, एएसपी। और ये जो एएसपी होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है, यह मूल रूप से एक सर्वर पेज होता है, एक सर्वर पेज होता है, और आमतौर पर इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एम्बेडेड किया जाता है, इसमें प्रोग्राम्स को एम्बेडेड किया जाता है, ठीक है, एम्बेडेड किया जाता है। अच्छा, एएसपी जो होता है वो फाइलों को पढ़ने और निष्पादन करने के साधारणतया काम आता है। वापस आओ, इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप बताओगे यही है एक्टिव सर्वर पेज, एएसपी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150, कह रहा है कि ईमेल का पता abcdef.gmail.com ये अवैध है। ये जो ईमेल का आपको पता दिया गया है ये अवैध है। क्यों? क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ये पूछ रहा है। तो जो abcdef.gmail.com है, यहाँ डॉट नहीं, यहाँ एट द रेट होना चाहिए। इस सिंबल का इस्तेमाल आप करेंगे, तो ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो 151, जब आप करते हैं, क्या करते हैं? स्नूज़ अ मेल करते हैं, आर्काइव अ मेल करते हैं, या फिर ऐड अ मेल टू टास्क करते हैं, या फिर ऐड स्टार टू अ मेल करते हैं। तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत पर, या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। बताइए भाई, जब आप क्या करते हैं? जब आप करते हैं स्नूज अ मेल, इस शब्द को पकड़ो और यहां मुझे बताओ। एक शब्द है स्नूज, इसका अर्थ क्या होता है? स्नूज का अर्थ होता है दिन में झपकी लेना। ध्यान देना, इसका अर्थ होता है दिन में झपकी लेना। अच्छा,
अब मुझे ये बताओ, जैसे सपोज़ करो ये आप हो और आप अपना काम कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, करते चले जा रहे हो। लेकिन एक समय ये आता है कि जब आप थक जाते हो और आपको झपकी आ जाती है। तो जिस समय आप झपकी लेते हो, तो क्या उस समय आपके सामने आपका काम होता है? नहीं, काम तो होता नहीं है। फिर जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आपके समक्ष फिर से काम खड़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको समझने का प्रयास करो। स्नूज़ मेल को। इसमें होता क्या है कि किसी मेल को स्नूज़ करने पर वह जीमेल के इनबॉक्स में कुछ समय के लिए हट जाता है। ठीक है? कुछ समय के लिए का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वगैरह-वगैरह। तो यही कह रहा है कि स्नूज़ मेल क्या है? तो आप कहोगे किसी ईमेल को स्नूज़ करने पर वह जीमेल के इनबॉक्स से जीमेल के इनबॉक्स से कुछ समय के लिए यह हट जाता है। ठीक है? कुछ समय के लिए हट जाता है। वापस आ जाओ। वही आपसे पूछ रहा था कि जीमेल आपको इसके बाद में दिन में, कल, इस सप्ताह या फिर सप्ताह के अंत में या फिर अगले सप्ताह फिर से पेश होता है, यानी कि कुछ समय के लिए हटा है, तो वो कौन-सा विकल्प होगा? वही होता है स्नूज़ मेल। नेक्स्ट देखो 152 निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन-सा है? वैध ईमेल एड्रेस जहाँ पर एट द रेट हो, डॉट हो, यानी कि एट द रेट इधर हो आपका यूज़र नेम और इधर हो आपका डोमेन नेम। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। gmail.com ये सही होगा, ठीक है? ये आपका यूज़र नेम भी है और ये आपका डोमेन नेम भी है और ये आपका एट है। तो 152 का सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो 153 निम्नलिखित में से कौन-सा एक विकल्प है जो अमान्य ईमेल एड्रेस है? मान लें कि एट द रेट के बाद की विषय वस्तु सही है। एट द रेट के बाद की विषय वस्तु, ये अगर सही है, तो फिर आपको ये चेक करना है यहाँ पे। चेक करो ज़रा यहाँ पे, ये आपका गलत हो जाएगा, डबल डॉट नहीं आएँगे। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 154 निम्नलिखित में से कौन वैध ईमेल आईडी नहीं है? वैध ईमेल आईडी कौन-सी नहीं है? success.institute@gmail.com और कह रहा है कि वैध ईमेल आईडी नहीं है। success@gmail.com सक्सेस ये गलत हो जाएगा, हाइफ़न नहीं आता है। हाइफ़न का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 155 155 निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? कौन से कथन गलत हैं ये पूछ रहा है आपसे। ईमेल पते में केवल एक एट द रेट चिन्ह होना चाहिए, हाँ, ये तो ठीक है। बीसीसी फ़ील्ड सीसी फ़ील्ड के समान है। अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। ये भी दोनों की दोनों सही है आपके, गलत कोई नहीं है। 156 देखो, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रत्येक ईमेल हमेशा फ़ोल्डर में जाते हैं। किस फ़ोल्डर में जाते हैं? आपके जो ब्लैक लिस्ट पर आपकी जो ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट पर प्रत्येक के जो ईमेल आते हैं, वो हमेशा स्पैम में जाते हैं। स्पैम, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। 157 देखो, निम्नलिखित में से कौन से अनचाहे मेल होते हैं? बताओ भई। अनचाहे, स्पैम, ये भी होते हैं। सी पार्ट सही हो जाएगा। 158 देखो, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन के बारे में यहाँ पर आप समझो 2-4 बातें। ईमेल का विकास ईमेल का विकास, ध्यान दें, ईमेल का विकास ये किसने किया? रे टॉमलिंसन ने, ठीक है? इसके अलावा ये हैं कौन? आप बताओगे, ये हैं एक अमेरिकी वैज्ञानिक। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं रे टॉमलिंसन। ध्यान दें, इंटरनेट पर ईमेल प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या फिर इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा पीओपी। ये क्या होता है? ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? और एक आपने नाम सुना होगा एसएमटीपी। इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी कभी इंटरनेट पर ध्यान देना, जब भी कभी इंटरनेट पर ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे तो वो होगा पीओपी। फिर से समझ लो, इंटरनेट पर ईमेल संदेश को जब भी कभी प्राप्त करने के लिए आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे वो होगा पीओपी। वहीं एसएमटीपी क्या है? जब भी कभी आप इंटरनेट पर संदेश को
भेजने के लिए भेजने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे वो होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? एक बात और याद रखना, जो हमारा ईमेल होता है, ईमेल में 2 सब सिस्टम या हम कहें ईमेल 2 सब सिस्टम से निर्मित होता है। ईमेल 2 सब सिस्टम से निर्मित होता है। ठीक है? ईमेल चूँकि 2 सब सिस्टम से निर्मित होता है तो पहला होता है यूज़र एजेंट और दूसरा होता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट ट्रांसफर एजेंट। ध्यान दें, इन दोनों को याद रखना, यूज़र एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट ये दोनों ही हाँ, आपके ईमेल में रहते हैं। तो रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाना चाहिए? सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए। 159 देखो, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, याहू है, ये सारे के सारे हैं। 160 हॉटमेल ये शुरू किया गया था। ये कब शुरू हुआ था? 1996 में। ठीक है? और आपको मैं इसका थोड़ा-सा इतिहास बता दूँ, ये जो हॉटमेल है 1996 में इसको शुरू किया गया था और 2 लोगों ने इसको शुरू किया था। एक तो थे भारतीय मूल के ही थे, इनका नाम था सबीर भाटिया और एक थे जैक स्मिथ और इसे 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, ठीक है? और फिर इसका नाम डाल दिया गया था आउटलुक। अब आजकल इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है? 161 नंबर पढ़ो, कह रहा है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का मतलब हो गया ईमेल। फैक्स और ईमेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या होता है? क्या होता है? एनालॉग एवं डिजिटल दोनों सिग्नल होते हैं या फिर एनालॉग व डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं होता है, केवल एनालॉग होता है या फिर केवल डिजिटल होता है? ये दोनों होते हैं, दोनों सही हो जाएंगे आपके। देखो, दरअसल ये जो एनालॉग और डिजिटल संकेतक हैं या हम कहें, सबसे पहले एनालॉग को देखो। एनालॉग सिग्नल, दरअसल ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये निरंतर होते हैं, ये निरंतर होते हैं और साथ ही साथ समय के साथ समय के साथ ये निरंतर बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल सिग्नल की बात करोगे, डिजिटल सिग्नल, तो इनकी खास बात ये होती है कि ये सूचना को असतत यानी कि निरंतर नहीं होते हैं, असतत मानों की श्रृंखला में दर्शाते हैं, मानों की श्रृंखला में ये दर्शाते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें, तो ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, ये विद्युत सिग्नल होते हैं एक तरह से। हम कह सकते हैं कि यह एक विद्युत सिग्नल होता है और इस स्थिति में जो समय के साथ-साथ आयाम और आवृत्ति में भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, तो आपसे पूछ रहा है फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना जो संकेत का रूप होता है, वो क्या होता है? वो दोनों रूपों में होता है, एनालॉग और सिग्नल, डिजिटल। ठीक है? नेक्स्ट देखो 162 वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? हम ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी कि सभी के सभी। ये सारे डी पार्ट। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन-सी है? डाउनलोडिंग म्यूजिक है या फिर चलचित्रों के ट्रेलर देखना है, किताबों की खरीदारी है या फिर ईमेलिंग है? आप बताओगे, अधिकतम जो लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, वो है ईमेलिंग, है? नेक्स्ट देखो, 164 नंबर, ईमेल भेजना ये किसके समान होता है? ईमेल भेजना होता है पत्र लिखने के समान, पत्र लिखने के समान, ठीक है? लेटर राइटिंग। नेक्स्ट देखो 165, कह रहा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है? भेज सकते हो। उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग-अलग किया जाता है? आपने जैसे मान लीजिए आप जब ईमेल में जाते हो, तो आप कंपोज़ में जाते हो, वहाँ पर यहाँ पर टू होता है, आप किसे-किसे भेज रहे हो। मान लो एक ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर ये लिखा, फिर आप कॉमा लगाते हो। कॉमा दरअसल वो अपने आप लग जाता है, फिर एक ईमेल एड्रेस ये लिखते हो, फिर कॉमा लग जाता है,
फिर ईमेल एड्रेस ये लिखते हो। अर्थात ये जो है कॉमा या हम कहें अल्प विराम बोलते हैं इसको। तो अल्प विराम चिन्ह का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है? फिर से समझ लो। हम एक ही मेल बहुत से लोगों को भेजते हैं। तो बहुत से लोगों को भेजने के लिए आपको अलग-अलग ईमेल एड्रेस डालने पड़ेंगे। तो जब बहुत से लोगों को भेजते हैं साथ-साथ, उन ईमेल एड्रेस के पतों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? यही है कॉमा, अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट देखो 166 कह रहा है ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये पूछ रहा है आपसे। कौन-सा कथन सही है? पढ़ो ज़रा। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी ईमेल का प्रयोग करके 75 केबी आकार तक के ईमेल अटैचमेंट भेज सकता है। क्या ये कथन सही है? दूसरा पढ़ो, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। हाँ, ये कन्फर्म है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, वर्ड दस्तावेज और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है, गलत हो जाएगा। एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो कह रहा है कि कौन-सा कथन सही है, ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को कहा जाता है मेल बॉक्स। ठीक है? जहां आपके मेल आके स्टोर्ड होते हैं, उसे कहा जाता है मेल बॉक्स। नेक्स्ट देखो, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हो और उन्हें इनबॉक्स में भेजना चाहते हो सॉरी भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करते हो। कौन से विकल्प का उपयोग करते हो आप करते हो एडॉन्स का, फिल्टर का, लेबल का या फिर मीट का। आप करते हो फिल्टर का। फिर से समझो, जब भी आप जीमेल में मीटिंग आमंत्रणों के लिए लेबल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें मेल बॉक्स में भेजने के लिए आप फ़िल्टर बॉक्स बनाते हैं, आप फ़िल्टर बनाते हैं। नेक्स्ट देखो 169 सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? फिर से समझो, सामान्यतया निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित दिए हैं, स्पैम है, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स या फिर सेंट है। कौन-सा ऐसा फ़ोल्डर है जो इनकमिंग यानी कि आने वाली ईमेल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या बता सकते हो आप 169? इसका मतलब है इनबॉक्स। जो आने वाली ईमेल्स हैं, वो आपके इनबॉक्स में स्टोर्ड होती हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो 170 कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और इनका सही उत्तर हमें बता दो। ये कह रहा है। तो पहला नंबर पढ़ो, यूजर नेम और डोमेन नेम एट द रेट चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं। बिल्कुल, ये जो एट द रेट होता है चिन्ह, इधर होता है आपका डोमेन नेम और एट द रेट के इधर होता है आपका यूजर नेम। तो अब मुझे बताओ, कह रहा है कि पहला वाला कि ये जो डोमेन और यूजर हैं ये एट द रेट चिन्ह से अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ये। दूसरे में आओ, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है ये। पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 171 एक मान्य मतलब वैलिड, जो वैलिड ईमेल आईडी होती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो सही है? वैलिड ईमेल आईडी के लिए कौन-सा कथन सही है? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, ये सही है। ईमेल यूनिक नहीं होती है, हर एक ईमेल आईडी यूनिक होती है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होता है किसी दूसरे की आईडी आप इस्तेमाल कर लो, यूनिक होती है, गलत हो जाएगा ये। ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस दिया जा सकता है, स्पेस भी नहीं होता है। हाइफ़न स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारे गलत हैं। 172 देखो, कह रहा है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? डॉट की तो होती है, संख्यात्मक अक्षर भी लिखे जाते हैं। आपने जैसे कोई ईमेल आईडी बनाई, तो आपने लिखा राजू, मान लो आपका नाम राजू है, आपका डेट ऑफ बर्थ है सन 2000 तो आप उसमें 2000 लिख देते हो। तो संख्यात्मक अंक तो लिखे जाते हैं। बड़े कैपिटल भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेस आप नहीं छोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और वही कह रहा है कि किसकी गुंजाइश नहीं होती है, स्पेस की गुंजाइश नहीं होती है, अर्थात रिक्त स्थान की गुंजाइश नहीं होती है। 173 देखो, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है बताइए? अटैचमेंट, विषय, ये तो भेजे जाते हैं।
ईमेल भेजने के लिए आपका क्या अनिवार्य है? आपके पास होनी चाहिए ईमेल आईडी। एक आईडी होनी चाहिए आपके पास और उसी आईडी के माध्यम से आप अटैचमेंट भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वॉइस भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। लेकिन अनिवार्य क्या है? अनिवार्य है आईडी। 174 देखो, अनपेक्षित ईमेल या जंक ईमेल क्या है? इसे कहा जाता है स्पैम। याद रखिए ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल। 175 देखो, कह रहा है कि किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ये होते हैं स्पैम। स्पैम, ठीक है, डी पार्ट। तो स्पैम वास्तव में है क्या? वास्तव में ये अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स होते हैं और ये भारी मात्रा में इंटरनेट में इनकी बाढ़ रहती है। नेक्स्ट देखो 176। 176 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कह रहा है कि टीसीपी आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी और आईसीएमपी जिसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ये तीनों शामिल होते हैं? आओ देखो, मैं इसको आपको बताता हूँ। दरअसल आप जब टीसीपी को पढ़ते हो तो टीसीपी में 5 परतें बताई गई हैं। ये 5 परतें आप याद रखोगे। सबसे पहली परत है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। उसके बाद एक परत आती है जिसको कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। तीसरी परत है नेटवर्क लेयर और चौथी परत है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और पांचवी परत है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये जो नेटवर्क लेयर है यही है इंटरनेट लेयर। अब जैसे मान लीजिए मैंने उठाई इंटरनेट लेयर। ये जो इंटरनेट लेयर है या हम कहें ये जो नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क लेयर या हम कहें इस परत में कौन-कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? ये आपसे पूछे जाते हैं। इस इंटरनेट लेयर में कौन-कौन से प्रोटोकॉल समाहित होते हैं? तो आप 3 प्रोटोकॉल का नाम याद रखोगे। एक तो आईपी जिसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा याद रखोगे आईसीएमपी, इसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मैसेज प्रोटोकॉल। और तीसरा होता है एआरपी, इसको कहा जाता है एड्रेस रिज़ॉल्यूशन, एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, तो ये तीनों याद रखो। वापस आ जाओ और वही आपसे पूछा गया था कि जो टीसीपी आईपी की लेयर है, इसमें कौन-सी लेयर होती है जिसमें आईपी भी होता है, एआरपी भी होता है और आईसीएमपी भी होता है। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 177। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? बताइए भाई। ये 15 जीबी देता है जीमेल फ्री स्टोरेज। और 15 जीबी जब आपका फुल हो जाता है तो फिर गूगल एक मैसेज भेजता है कि भैया आपका जो ये था स्टोरेज था वो फुल हो गया है। आप प्लान ले लीजिए 199, 299, 599। तो आप जब वो प्लान लेते हो तो फिर आपका स्टोरेज और बढ़ा दिया जाता है। पैसे के ऊपर निर्भर करता है या फिर आपका जो जीमेल है, जो स्टोरेज है 15 जीबी अगर पूरा हो गया है तो आप इसको खाली भी कर सकते हो। जो भी आपके मेल्स हैं, जो आपकी फाइलें पड़ी हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका फिर से 15 जीबी खाली हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये याद रखो 15 जीबी स्टोरेज प्रदान करता है अपनी तरफ से गूगल। नेक्स्ट देखो 178 कह रहा है, जब एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा जाता है, तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल किस फ़ोल्डर में मिलता है? फिर से समझो, ये प्रेषक है। प्रेषक का मतलब भेजने वाला और ये है प्राप्तकर्ता, ठीक? प्रेषक जब भी कभी कोई मेल भेजेगा प्राप्तकर्ता को, तो फिर ये जब चेक करेगा कि भैया हमने देखे यार मेल भेज दिया है कि नहीं भेजा है, तब फिर ये चेक करेगा अपना सेंड ऑप्शन और वहीं पर इसको भेजा हुआ मेल मिलेगा। प्राप्तकर्ता को मेल बॉक्स में ही मिल जाएगा, इनबॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन प्रेषक को कहाँ मिलता है? प्रेषक को मिलता है सेंड में। और वही आपसे पूछा था। 2 जब यूज़र होते हैं, वो जब भेजे जाते हैं मेल,
तो प्रेषक आमतौर पर भेजा गया मेल कहाँ खोजता है? ये खोजता है सेंट में। बात समझ पा रहे हो? हाँ। नेक्स्ट देखो 179 पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये जो पीओपी है, एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूरा नाम पूछा है आपसे। पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस होता नहीं है, पार्शियल भी नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी पार्ट सही हो जाएगा। 180 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? कौन सा है? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके सर्वर पर केवल और केवल एक मेल बॉक्स ही बना सकते हैं? ध्यान दें, ये है पीओपी। पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये पीओपी सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स, ध्यान दें, केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। अनुमति देता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका पी पार्ट। कह रहा है कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दो, भेजे गए मेल हैं, तो भेजे गए मेल कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सेंट में। तो यहाँ सेंट फोल्डर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, इनबॉक्स का नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 182 कह रहा है कि हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, सिंपल से। वी कैन नॉट सेंड अटैचमेंट्स थ्रू ईमेल, गलत हो जाएगा। भेज सकते हैं, एक भी नहीं भेज सकते हैं, दो भी नहीं भेज सकते हैं, हम भेज सकते हैं मैनी ऑफ मैनी। वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट्स। 182 का सही हो जाएगा सी पार्ट। 183 देख लो, ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी। बीसीसी क्या है? बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। तो बीसीसी विकल्प का अर्थ क्या है? यही आपसे पूछा है। ब्लैंक तो होगा नहीं, ब्लैंक कॉपी भी नहीं होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सही है। ब्लाइंड कॉपी भी गलत हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये सही होगा। 184 देखो, ईमेल भेजते समय सीसी किसे सूचित करता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आंसर हो जाएगा कंप्लीट भी नहीं, कॉमन भी नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं, कार्बन कॉपी। 185 देखो, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए भाई। ईमेल आईडी आवश्यक है, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया भी था। 186 देखो, ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? बताइए भाई। ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? ईमेल में जब भी कभी आप हस्ताक्षर की बात करते हो ना, तो एक बात ध्यान रखो, ईमेल हस्ताक्षर। तो ईमेल हस्ताक्षर में क्या शामिल होता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें शामिल होता है नाम। ईमेल हस्ताक्षर में शामिल होता है नाम, व्यावसायिक संपर्क, या फिर उससे संबंधित जानकारी आपकी शामिल होती है। और जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हस्ताक्षर में क्या होता है? क्यूआर कोड, ये गलत हो जाएगा। आपके ईमेल के साथ भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक मेल डिजिटल हस्ताक्षर होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। वास यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्नक, ये भी गलत है। चौथे में आओ, यह ईमेल संदेश के अंत में संलग्नक टेक्स्ट है। एक ब्लॉक है जिसमें होता क्या है? जिसमें उपयोक्ता के संपर्क की जानकारी होती है। और वही मैंने आपको बताया था, ये जो उपयोक्ता होता है इसके संपर्क की जानकारी होती है, व्यावसायिक संपर्क, नाम, वेबसाइट का यूआरएल, ये सारी की सारी जानकारियां होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 186 का। नेक्स्ट देखो 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होते हैं? भारी भारी मात्रा में ईमेल्स प्राप्त होते हैं, इसे कहा जाता है मेल बॉम्ब। ठीक है, आओ देखो इसको। मेल बम। ये मेल बम क्या होता है? मेल बम, इसको समझो। दरअसल ये क्या है? आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक प्रकार का डीओएस है। डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है, अटैक होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? दरअसल इसमें बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं, बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं। अच्छा,
तो अब बड़ी संख्या में मेल भेजे जा रहे हैं तो आपका इनबॉक्स तो जो आपका जीमेल है वो 15 जीबी दे रहा है स्टोरेज। तो इस स्थिति में जब बड़ी संख्या में आपके पास मेल आ जाएँगे, तो होता क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि इनबॉक्स को ओवरलोड कर देना। ओवरलोड करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है और साथ ही साथ सर्वर को बाधित करना। सर्वर को बाधित करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है ईमेल बम का, ठीक है? तो कुल मिला के मेल बम क्या होता है? मेल बम एक प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है, जिससे इसमें बड़ी संख्या में मेल भेजे जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बम। 188 देखो, जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और संख्यात्मक मानों के अलावा किस वर्ण की अनुमति देता है? डॉट की अनुमति देता है, बराबर की नहीं देता है, एम्परसेंड की नहीं देता है, डैश की भी नहीं देता है। केवल और केवल डॉट। जैसे आपने लिखा राजू 132 एट द रेट gmail.com, ठीक है? तो 188 का सही उत्तर हो जाएगा डॉट। देखो 189 त्रुटि संख्या इंगित करता है कि एक विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया है या वो फिर सर्वर में नहीं है। कभी-कभी आपके साथ ये हादसा हुआ है? जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट तलाशना चाहते हो, आपने यूआरएल डाला और फिर वहाँ पर लिख के आ जाता है एरर 404। कभी-कभी हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पेज आप खोज रहे हो, जिस पेज पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, वो पेज वेब सर्वर पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये होता है। अर्थात आप जिस पेज पर जाने की कोशिश कर रहे हो कोशिश कर रहे हो, वह पेज कहाँ नहीं है? वह पेज सर्वर पर मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है? यही होता है एरर 404। नेक्स्ट देखो 190। देखो एरर 404 में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया है, या तो वो है ही नहीं या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? इस मसले पर एरर 404 दिखाता है। 190 देखिए, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान, विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। फेसबुक तो ये इसके लिए तो नहीं हुआ था कि रोजगार से इससे अवसर आएँ। इंस्टाग्राम भी नहीं हुआ था, लिंक्डइन यही सही होगा, सी पार्ट। ठीक है? हाँ, 191 देखो, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है? पेटीएम यही नहीं, फेसबुक भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। पेटीएम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। 192 देखो, निम्नलिखित में से ये जो आपके विकल्प दिए गए हैं, ये क्या हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट, ये क्या हैं? ये हैं सोशल मीडिया साइट्स। ये सभी समाचार वेबसाइट हैं, गलत हो जाएगा। सभी प्रतिबंधित वेबसाइट नहीं है। ये सभी डार्क वेब से एक्सेस इनको किया जा सकता है, ये भी गलत है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सही हो जाएगा। 193 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है? क्या बता सकते हो कौन-सा है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन? ट्विटर है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है पूछ रहा है आपसे। ट्विटर है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, लेकिन हैप्टिक ये नहीं है। ये सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। तो ये है क्या? आओ देखो। हैप्टिक, बात हैप्टिक की हो रही है, तो ध्यान रखें। हैप्टिक ये दरअसल एक एआई प्लेटफ़ॉर्म है, या हम कहें यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफ़ॉर्म है प्लेटफ़ॉर्म है। इसका विकास किसने किया था? इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2013 में और 2019 में इसे रिलायंस ने अधिग्रहित कर लिया था। रिलायंस ने इसे अधिग्रहित किया, ठीक है? लेकिन अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाए ये है क्या? यह वास्तव में एआई जनरेटर या हम कहें कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस आपसे पूछे गए थे कि कौन है? तो ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है। कौन नहीं है? तो हैप्टिक हो जाएगा। 194 देखो, एक साइट इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान दें, एक वर्ल्ड वाइड वेब जो डब्ल्यू होता है,
वर्ल्ड वाइड वेब साइट इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का एक संग्रह होता है। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइटों को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। कौन सी सुविधा है? क्या फिल्टरिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं, अपलोडिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं, या एन्क्रिप्टिंग के माध्यम से ऐसा करते हैं? ध्यान दें, एक ऑप्शन दिया है आपका होस्टिंग। तो होस्टिंग ऐसी सुविधा है जिससे व्यक्तियों, संगठनों और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की ये अनुमति देता है। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि वेब होस्टिंग होता क्या है? ध्यान दो। वेब होस्टिंग ये क्या है? सिंपल सी बात मुझे बताओ। तो आप कहोगे यह एक सेवा है, यह एक सर्विस है जो करती क्या है? जो वेबसाइट को संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। और फिर क्या करती है? इससे जो आपके उपकरण होते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, इसे उपकरणों पर सुलभ बनाती है, सुलभ बनाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अर्थात वेब होस्टिंग क्या है? तो हम कह सकते हैं अर्थात वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है, एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करने योग्य बनाती है, एक्सेस करने योग्य बनाती है। ये बात आप समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा था। सुलभ बनाती है, सुलभ बनाने का मतलब एक्सेस करने योग्य बनाती है, तो आंसर हो जाएगा होस्टिंग। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचनाएं होती हैं? केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि और पाठ की, या फिर पाठ, चित्र और ध्वनि सभी की होती है। डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा, डी पार्ट। 197 देखो, सामान्यतया www पेजेस विकसित किए जाते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, किसमें विकसित किए जाते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। बी पार्ट सही हो जाएगा 197 का। ठीक है। 198 देखो, संधियां, संधियां का मतलब लिंक्स। और काहे में लिंक करा रहे हो आप करा रहे हो वेब पेज का लिंक। तो वेब पेज के लिंक के लिए आप इस्तेमाल करते हो हाइपर लिंक का। ठीक है। ए पार्ट सही हो जाएगा। वही कह रहा था कि संधियां जो किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं, उन्हें कहा जाता है हाइपर लिंक्स। 199 देखो, वेब वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन का मतलब क्या है? हिंदी में देखो कितना जटिल है, खोज इंजन लिख लिया। वैसे सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, है ना? खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्राउलर। क्रॉलर कह दो या फिर क्राउलर कह दो, यह एक सर्च इंजन होता है। ठीक है। और अगर आप पीछे से हमारी क्लासेस देख रहे होंगे, तो मैंने आपको सर्च इंजन की पूरी लिस्ट बताई है। वो सर्च इंजन याद रखिएगा, पूछे जाते हैं आपसे। 200 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इंटरनेट से ये जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है, इसे कहा जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखें। इंटरनेट, एस फॉर सर्विस होता है, पी फॉर प्रोवाइडर, हिंदी में कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसके द्वारा कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? इंटरनेट एक्सेस दी जाती है, वेब प्रशासन नहीं दिया जाता, ये गलत हो जाएगा। डोमेन नाम पंजीकरण भी दिया जाता है, डायल ऑफ एक्सेस भी दिया जाता है। ठीक है। बी पार्ट सही है आपका। तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस हैं ईमेल, इंटरनेट, www के परिचय से संबंधित। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।